कहानियाँ हिंदी। पूर्वी गोदावरी जिले के कोनासीमा क्षेत्र का एक छोटा सा गांव। समय 1920 का था। पुष्य माह में भीषण ठंड पड़ रही थी। आकाश में अजीब से काले बादल छाए हुए थे। गंगा राजू अपने घर के बाहर चटाई पर बैठे आसमान की ओर देख रहे थे। तभी उनकी पत्नी लिंगव्वा अंदर से गर्मा गर्म दलिया लेकर आईं। गंगा राजू आसमान की ओर देखते हुए एक गहरी आह भरते हैं। ये सब क्या हो रहा है? ये सर्दी कितनी अजीब है। इस महीने में तो ओस गिरनी चाहिए, लेकिन इतने घने काले बादल क्यों छाए हैं? मुझे डर है कि कुछ बुरा होने वाला है। लिंगव्वा दलिया का गिलास देते हुए, ये ना अच्छा है ना बुरा, शायद ठंड से आपको चक्कर आ रहे होंगे। भला सुबह सुबह आसमान की तरफ देखने पर बादलों के सिवा और क्या दिखेगा? तुम मेरी बात को अनसुना कर रही हो लिंगव्वा। मेरी उम्र 50 वर्ष हो गई है, लेकिन इन 50 वर्षों में मैंने संक्रांति से पहले ऐसा मौसम कभी नहीं देखा। हवा में नमी है और पक्षी भी नहीं चहचहा रहे हैं। निश्चित रूप से भारी बारिश आने वाली है। बारिश? इस कड़ाके की ठंड में? अगर बारिश हुई तो अच्छा ही होगा, तालाब भर जाएंगे। अरे भोली, अगर बारिश बेमौसम हो जाए तो लाभ नहीं बल्कि भारी हानि होती है। हमारी मसूर की फसल अभी खेत में सूखी नहीं है। अगर अभी बारिश हुई तो बीज अंकुरित होकर बर्बाद हो जाएंगे। मेरा दिल बैठा जा रहा है। हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। हमने अभी अभी फसल काटकर ढेर लगाया है। अब हम क्या करें? क्या हमें सब कुछ उठाकर घर के अंदर ले जाना चाहिए? हम दोनों अकेले इतना सारा अनाज कैसे उठा पाएंगे? 10 बोरियों जितना सामान है और इस समय कोई मजदूर भी नहीं मिलेगा। मुझे लगता है कि हमें पड़ोस वाले पुल्लैया से मदद मांगनी चाहिए। उनका अनाज भी बाहर ही है। हम मिलकर एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। वो पुल्लैया गारू, वो तो बहुत घमंडी हैं। क्या वो आपकी बात सुनेंगे? वो कहेंगे कि मुझे कोई डर नहीं, मेरी फसल को कुछ नहीं होगा। फिर भी आप जाकर पूछ लीजिए। ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं पुल्लैया से बात करके आता हूँ। आसमान का रंग बदल रहा है, हमें जल्दी फैसला लेना होगा। गंगा राजू पड़ोस में पुल्लैया के घर गए। पुल्लैया अपनी पत्नी गौराम्मा के साथ चबूतरे पर बैठे थे। पुल्लैया 55 वर्ष के थे और गौराम्मा 50 की थी। पुल्लैया बाबा, ओ पुल्लैया बाबा। पुल्लैया तंबाकू चबाते हुए, अरे गंगा राजू, सुबह सुबह दौड़ते हुए आए हो? क्या बात है? क्या कोई परेशानी है? बात क्या है? भाई, खतरा मंडरा रहा है। आसमान देखो, बिल्कुल काला पड़ गया है। आज रात भारी बारिश होगी। हमारी दोनों की फसलें खतरे में हैं। चलो अभी जाकर उन्हें तिरपाल से ढक देते हैं या घर के अंदर ले आते हैं। हम मिलकर काम करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। बारिश? इतनी ठंड में बारिश होगी? क्या तुम्हारा दिमाग ठिकाने हैं गंगा राजू? ये तो बर्फ वाले बादल हैं। थोड़ी देर में सूरज निकलेगा और सब छट जाएंगे। क्या तुम इतने डरपोक हो कि बादलों को देखकर फसल घर ले जा रहे हो? परसों पंचांग पढ़ते समय पंडित जी ने कहा था कि इस महीने सूरज की तपन कम रहेगी। तुम व्यर्थ ही डर रहे हो गंगा राजू भाई। गौराम्मा, पंचांग भगवान जानते हैं, लेकिन मैं प्रकृति के संकेतों को समझता हूँ। हवा की गंध बदल गई है। ये साधारण बारिश नहीं होगी। पुल्लैया भाई, मेरी बात मानो, वरना तुम्हारा अनाज भी खराब हो जाएगा। गंगा राजू, मेरी फसल पककर सख्त हो चुकी है, उसे कुछ नहीं होगा और बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरेगी। मैं अपनी फसल को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। भाई, ये हठ ठीक नहीं है। मेहनत से उगाई फसल अगर आंखों के सामने बर्बाद हो जाए तो दुख सहा नहीं जाता। चलो कम से कम उसे ढक ही देते हैं। मुझे ढकने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि बारिश होगी ही नहीं। तुम्हें जाना है तो जाकर अपना सामान छुपा लो, मुझे परेशान मत करो। ठीक है भाई, सचेत करना मेरा कर्तव्य था। न सुनना तुम्हारी मर्जी, मैं जा रहा हूँ। गंगा राजू के जाने के बाद, सुनिए, अगर गंगा राजू इतना डरा हुआ है तो क्या सच में बारिश हो सकती है? हमारा अनाज भी तो बाहर ही पड़ा है। अरे तुम भी उसके जैसी बातें मत करो। गंगा राजू डरपोक है। वो आसमान में बादल देखते ही कांपने लगता है। तुम देखना, कल सुबह सूरज निकलेगा तो उसका चेहरा देखने लायक होगा। गंगा राजू घर लौटा। उसके चेहरे पर चिंता देखकर लिंगव्वा सब समझ गई। क्या हुआ? क्या वो आ रहे हैं? नहीं, उसने मेरा मजाक उड़ाया और मुझे कायर कहा। ठीक है, अगर वो नहीं आता तो ना सही, हम अपनी फसल बचाएंगे। चलो ये पुराने बोरे और पट्टियां लेकर खेत की ओर चलो। ठीक है, चिंता मत करो, चलो अपना काम करते हैं। गंगा राजू और लिंगव्वा खेत में पहुंचे। गंगा राजू का अनाज वहां रखा था और उसके ठीक बगल में पुल्लैया का अनाज ढेर लगा हुआ था।
आसमान और भी काला हो गया था। लिंगव्वा, जल्दी करो, हवा तेज हो रही है। पहले अनाज को पास पास समेटो और फिर इस बड़ी चादर से ढक दो। इसके चारों ओर भारी पत्थर रख दो ताकि हवा से चादर न उड़े। अरे पुल्लैया का अनाज देखिए, उन्होंने इसे ऐसे ही खुला छोड़ दिया। अगर हमारे पास एक और तिरपाल होता तो क्या हम उसे भी नहीं ढक देते? लिंगव्वा, हमारे पास जो सामान है वो हमारी अपनी फसल के लिए भी कम पड़ रहा है। मैंने उसे बहुत समझाया पर वो नहीं माना। दोनों ने पसीना बहाते हुए कड़ी मेहनत की। शाम के 5 बज चुके थे और चारों ओर अंधेरा छा गया था। उन्होंने अपनी फसल को अच्छी तरह सुरक्षित कर लिया था। हमारा काम तो हो गया, लेकिन आसमान को देखो, कितना डरावना लग रहा है। हाँ, ये कोई साधारण बारिश नहीं है। चलो अब घर चलते हैं, बाकी सब ईश्वर की मर्जी। रात के 8 बज रहे थे। गंगा राजू और लिंगव्वा घर पर खाना खा रहे थे। अचानक बाहर बिजली कड़की और छत पर टैप टैप की तेज आवाजें आने लगीं। लिंगव्वा खाना छोड़ते हुए, यार बारिश की बूंदें तो ऐसी नहीं होती। ऐसा लग रहा है जैसे कोई ऊपर से पत्थर फेंक रहा हो। गंगा राजू बाहर झांकते हुए, लिंगव्वा, बाहर देखो, ये बारिश नहीं, ओले गिर रहे हैं। अरे बाप रे, यहाँ तो मुर्गी के अंडों जितने बड़े ओले गिर रहे हैं। यही वो अजीब बारिश थी जिसका मुझे डर था। अगर ये ओले फसल पर गिरे तो दाने बिखर जाएंगे और फसल मिट्टी में मिल जाएगी। क्या हमारी फसल बच पाएगी? हमने जो ढक रखा है क्या वो काफी होगा? हमारी बोरियां और तिरपाल मोटे हैं, वे झेल लेंगे। लेकिन पुल्लैया का क्या होगा? उसका अनाज एकदम खुला पड़ा है। इन ओलों से उसका सारा अनाज चूर चूर हो जाएगा। तभी बगल वाले घर से पुल्लैया और गौरामा के रोने की आवाजें सुनाई दी। पुल्लैया चिल्लाते हुए, हे भगवान, मैं बर्बाद हो गया। मेरी मेहनत की कमाई, मेरा सुनहरा अनाज सब जमीन पर गिर रहा है। कोई इसे बचाओ। भगवान, ये पत्थर हमारी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। गंगा राजू और लिंगव्वा ने एक दूसरे की ओर देखा। वे मुसीबत में हैं। क्या हमें उनकी मदद नहीं करनी चाहिए? लिंगवा, उसने आज सुबह मेरा कितना उपहास किया था और अभी बाहर जाना खतरनाक है। इन ओलों से हमारे सिर फट सकते हैं। क्या हम सिर्फ बैठकर तमाशा देखेंगे? चलिए, घर में जो भी पुराने बोरे, कंबल और चटाइयाँ हैं, उन्हें ले चलते हैं। अगर दुश्मन भी संकट में हो तो उसकी मदद करना हमारा धर्म है। तुम सही कह रही हो। चलो जल्दी से वो पुरानी चटाइयाँ और बोरियां उठाओ। अपने सिर पर तगाड़ी रख लो ताकि चोट ना लगे। चलो। गंगा राजू और लिंगवा ओलों की बौछार की परवाह किए बिना पुल्लैया के खेत की ओर दौड़े। वहां पुल्लैया और गौरामा रोते हुए अपने हाथों से अनाज ढकने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। पुल्लैया बाबा, पीछे हटो। ये चटाइयाँ और बोरे यहाँ बिछाओ। गंगा राजू, तुम आ गए। मुझे माफ कर दो भाई, मेरी फसल तबाह हो गई। लिंगुआ, हमें बचा लो, हमारी फसल बर्बाद हो जाएगी। चिंता मत करो भाभी, हम दोनों हैं ना। उन चारों ने मिलकर ओलों की मार सहते हुए अनाज के ढेरों को बोरियों, चटाइयों और यहाँ तक कि अपने खुद के कंबलों से ढक दिया। करीब 1 घंटे तक ये संघर्ष चला। अंत में बारिश और ओले थम गए। चारों थककर अनाज के ढेर के पास ही बैठ गए, पुल्लैया गंगा राजू के पैर पकड़ते हुए। गंगा राजू, तुम इंसान नहीं देवता हो। मैंने तुम्हें कायर कहा, तुम्हारा मजाक उड़ाया, लेकिन तुमने मेरी खातिर अपनी जान जोखिम में डाल दी। मैं कितना बड़ा पापी हूं। अरे भाई, ऐसा मत कहो। मुसीबत के समय पुराने झगड़े कैसे? तुम सुबह मुस्कुरा रहे थे। हम किसान हैं और एक किसान का दर्द दूसरा किसान ही समझ सकता है। लिंगवा, तुमने अपनी साड़ी तक अनाज ढकने के लिए दे दी। हम तो अपनी संपत्ति पर घमंड करते रहे, पर असली इंसानियत तो तुम्हारे पास है। गौराम्मा, साड़ियाँ तो फिर आ जाएंगी, लेकिन अगर फसल खराब हो गई तो किसान का घर कैसे चलेगा? आज इस अजीब बारिश ने मेरी फसल को थोड़ा नुकसान जरूर पहुंचाया है, पर मेरी आंखें पूरी तरह खोल दी हैं। आज से तुम मेरे सगे भाई हो। मैं आपकी दयालुता को कभी नहीं भूलूंगा। अरे पुल्लैया बाबा, ठीक है, निश्चिंत होकर घर चलिए। सुबह हुई, सूरज निकला। गंगा राजू की फसल पूरी तरह सुरक्षित थी। पुल्लैया की आधी फसल बर्बाद हुई थी, लेकिन गंगा राजू की सूझबूझ से आधी बच गई थी।
गंगा राजू, ये जो आधा अनाज बचा है ये तुम्हारी बदौलत है। मैं इसका आधा हिस्सा तुम्हें देना चाहता हूँ। नहीं भाई, मेरी फसल सुरक्षित है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बस एक बात याद रखना, जब प्रकृति का प्रकोप आता है तो अमीर गरीब का भेद नहीं रहता। सावधानी बरतना कायरता नहीं, बुद्धिमत्ता है। पुल्लैया भाई, अब से इनकी बात मान लिया करना, क्योंकि इनकी बादलों से पुरानी दोस्ती है। बिल्कुल, अब हम पंचांग छोड़कर गंगा राजू भाई की बात ही सुनेंगे। सब खिलखिलाकर हंस पड़े। उस बर्फीली बारिश ने दोनों परिवारों के बीच की कड़वाहट को हमेशा के लिए मिटा दिया और एक अटूट दोस्ती की शुरुआत की। उस विचित्र बारिश ने भले ही एक कठिन रात का बोझ डाल दिया हो, लेकिन इसने उन्हें एक ऐसी दोस्ती दी जो जीवन भर कायम रहेगी। नीति सावधानी हमेशा अच्छी होती है। हमें अपने पड़ोसियों का उपहास नहीं करना चाहिए, बल्कि उनकी सलाह का सम्मान करना चाहिए। सच्ची मानवता तो यही है कि दिन को भूलकर संकट में पड़े व्यक्ति की मदद करें। वेंकटपुर गांव के छोर पर नदी के किनारे के पास रामैया और सीतम्मा नाम के एक दंपति एक छोटे से मिट्टी के घर में रहते थे। उनके पास 2 एकड़ सूखी खेती की जमीन और आंगन में 2 भैंसें थीं। जो कुछ भी उनके पास था उसी में संतुष्ट रहकर वे एक दूसरे का साथ देते हुए शांति से जीवन बिता रहे थे। वह पुष्य का महीना था। उस साल गांव पर कड़ाके की ठंड का ऐसा प्रकोप था जैसा पहले कभी नहीं देखा गया था। सुबह जल्दी उठकर आंगन में आने पर कोहरा एक घनी चादर की तरह गांव को ढक लेता था, जिससे सामने खड़ा व्यक्ति भी दिखाई नहीं देता था। हवा सुइयों की तरह शरीर में चुभ रही थी। रामैया और सीतम्मा ने उस सर्दी के मौसम के लिए आवश्यक सभी तैयारियां कर ली थी। रामैया जंगल जाकर लकड़ियों का एक बड़ा गट्ठा ले आया और उसे पिछवाड़े में ढेर के नीचे जमा दिया। सीतम्मा ने चावल के बर्तन और दालों के घड़े को पूरा भरकर अटारी पर सुरक्षित रख दिया। एक दिन शाम को जब दोनों बरामदे में बैठकर अंगीठी के पास ठंड ताप रहे थे, तभी गांव की ओर से एक गाड़ी की आवाज सुनाई दी। वह उनके घर के सामने ही रुकी। गाड़ी में से सीतम्मा के बड़े भाई सोमैया, उनकी पत्नी गंगम्मा और 2 बड़े-बड़े पीतल के बक्से उतरे। अरे भैया, भाभी, इस ठंड में बिना बताए कैसे आ गए आप? तब सोमैया ने कहा, अरे क्या करे सीतम्मा, हमारे गांव में तो इससे भी ज्यादा ठंड है। इसीलिए मैंने और तेरे भाभी ने सोचा कि तेरे गांव में तो ज्यादा ठंड नहीं है, कुछ दिन यहाँ रहेंगे फिर चला जाएंगे। बाप रे, तुम्हारे गांव का रास्ता बहुत ही खराब है। गाड़ी के झटकों से कमर टूट गई। अंदर थोड़ा गर्म पानी हो तो लाओ, हाथ पैर धो लूं। ये सुनकर रमैया ने कहा, हाँ हाँ, आइए साले सब, आइए भाभी जी आइए। सोमैया और गंगम्मा बगल के गांव के थे। आलस्य और पेटू स्वभाव के लिए वे अपने गांव में मशहूर थे। काम करने के लिए शरीर नहीं झुकाते थे, लेकिन जहां भी दावत मिले वहां सबसे आगे रहते थे। इस सर्दी में काम न मिलने और घर पर खाना बनाने के आलस में वे हालचाल पूछने के बहाने अपनी बहन के घर धावा बोलने आए थे। भैया के आने की खुशी में सीतम्मा ने उस रात एक बड़ा उत्सव मनाया। उसने जमा की हुई दाल निकालकर मुगा दाल, गर्मा गर्म रसम और बैंगन की सब्जी बनाई। सोमैया और गंगम्मा ने 4 लोगों के लायक बना सारा खाना खुद खा लिया, बर्तन खाली कर दिए और आराम से डकार लेते हुए सो गए। उस रात सीतम्मा और रामैया के लिए केवल ठंडा मांड ही बचा। फिर रामैया ने कहा, अरे कोई बात नहीं सीतम्मा, तुम्हारा ही तो भाई है ना, भूख ज्यादा लगा होगा। हाँ जी, कल से हम थोड़ा कम खाएंगे। अगले दिन से असल कहानी शुरू हुई। सुबह हुई, रामैया खेत जाने के लिए तैयार हुआ और सीतम्मा घर के कामों में जुट गई। लेकिन सोमैया और गंगम्मा ठंड के मारे दुबक कर सोए रहे और देर तक नहीं उठे। भैया उठो, कॉफी पी लो। फिर गंगम्मा ने, अरे अभी तो बहुत ही ठंड है, थोड़ी देर और सोने दो ना। जब सूरज सिर पर आ गया तब दोनों सोकर उठे। उठते ही सोमैया अंगीठी के पास जम गया। सीतम्मा, ठंड से गला बैठ गया है, थोड़ी अदरक की चाय बना दोगी? गंगम्मा पिछवाड़े में बैठकर सीतम्मा से बातें करने लगी। बर्तन मांज रही सीतम्मा को देखते हुए, हमारे पड़ोसी ने रेशमी साड़ी खरीदी है, जानते हो उसकी कीमत कितनी है?
दोपहर के भोजन का समय हुआ। रामैया खेत से लौटा। अरे जीजू, आप खेत से आ गया, आपको बहुत जोर से भूख लगा होगा है ना? आप दीदी को कहिए ना गर्मा गर्म बड़ा बनाने के लिए, मजा आ जाएगा। सीतम्मा का चेहरा उतर गया। वड़े बनाने के लिए दाल पीसनी होगी और तेल चाहिए। तेल का डिब्बा भी खाली होने वाला था। फिर भी भाई ने मांगा है, इसलिए उसने उस ठंड में वड़े बनाकर परोसे। रात को दीदी सुबह बोरा खाया था ना, रात को मार बना दीजिएगा, वही काफी है। सीतम्मा ने खुशी खुशी मांड बनाया, लेकिन गंगम्मा, अरे सर्दी में ठंडा मांड क्या, मुझसे नहीं होगा, मेरे लिए थोड़ा गर्मा गर्म उपमा बनाओ। 2 दिन के बदले 4 दिन हो गए। 4 दिन से हफ्ता बीत गया। घर में लकड़ियों का ढेर आधा रह गया। चावल का बर्तन भी खाली होने लगा। उस रात रमैया ने सीतम्मा से कहा, देखो सीता, ये लोग 2 दिन कहकर आए थे, अब तो यही पर जम गया है। तुम्हारा भाई हर सुबह बदन दर्द हो रहा है ये कहकर सो जाता है, और तुम्हारा भाभी चूल्हा के पास बैठकर सिर्फ हुक्म चलाती है, कोई काम नहीं करती है। अगर इन लोगों को नहीं भगाया तो हमारे लिए सर्दी काटना बहुत ही मुश्किल होगा और हमें भूखा भी रहना पड़ेगा। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं, आए हुए मेहमान को जाओ कैसे कहूं, गांव के लोग हंसेंगे, आखिर वो मेरे भाई ही तो है। तुम्हारा ही तो भाई है ना, मुझे उसकी कमजोरी पता है, वो भूत से बहुत डरता है। भूत? हम उसको एक कहानी सुनाएंगे कि हमारे गांव में एक सर्दी का भूत रहता है। वो भूत हमारे गांव की छोर पर इमली की बगीचे में रहता है। हम कहेंगे जो लोग आलसिया है और खाने की शौकीन है उसी को ही पकड़ते हैं। क्या वे मानेंगे? देखो, हम बस उन्हें यकीन दिलाएंगे, तुम बस मेरी मदद करो। उस रात खाने की मेज पर रामैया और सीतम्मा गंभीर होकर बैठे। सीतम्मा, कल से दरवाजा बहुत ही मजबूती से बंद करना और सूरज ढलने के साथ साथ सभी को घर में रहना होगा। अरे जीजा जी, ऐसा क्यों? क्या चोरों की डर से ये सब करोगे? फिर रामैया गंभीर होकर कहा, चोर नहीं, चोरों से भी खतरनाक थे भाई। कल पड़ोस वाली सुब्बुडू को सर्दी वाली भूत ने पकड़ लिया था। सर्दी का भूत? वो कैसा है? आपको नहीं पता भाभी, ये पुष्य मास में ठंड जब बढ़ जाती है तब वो आता है। जो बिना काम किए आलसियों की तरह बैठा रहता है उसे ढूंढता है। ये सब तुम लोगों की अंधविश्वास है, हम लोग ये सब नहीं मानते। आपकी मर्जी भाई, हमें जो सावधानी बतानी थी हमने बता दिया। परसों सुब्बुडू ने भी यकीन नहीं किया, कल रात ठंड से कांपते हुए मर गया। सोमैया और गंगम्मा के चेहरे का रंग उड़ गया। उस रात खाना खाकर वे जल्दी सो गए। ठीक आधी रात सोमैया और गंगम्मा जिस कमरे में सो रहे थे उसकी खिड़की पर किसी के नाखूनों से खुरचने की आवाज आई। गंगम्मा डरते हुए, हे जी, ये आवाज कैसी है? सोमैया नींद में बोलने लगी। अरे कुछ नहीं, ठंडी हवा चल रही है, सो जाओ। वो आवाज फिर से आई, आलसियों का गंध, वो लोग मुझे चाहिए। वो रामैया था जो घर के पीछे से आवाज बदलकर चिल्ला रहा था। दोनों चौंक कर उठ बैठे। बाहर किसी सफेद आकृति के चलने की परछाई दिखी। वो रामैया था जिसने शरीर पर चावल का आटा मल रखा था और काला कंबल ओढ़कर जानबूझकर घूम रहा था। अरे भूत, सचमुच भूत, वो मुझे पकड़ लेगा। अरे जोर से मत चिल्ला, वो हमें ही बुला रहा है। आलसी कहा उसने, मतलब कि तुम। अगली सुबह सोमैया और गंगम्मा के चेहरे उतरे हुए थे। वे अंगीठी के पास जाने से भी डर रहे थे। क्या हुआ भाभी, सुबह सुबह उठ गई, अंगीठी के पास नहीं बैठी? नहीं, ठंड नहीं लग रही। अच्छा, रात में कोई जोर जोर से चिल्ला रहा था क्या? हाँ जीजा जी, भूत आया था, सच में भूत आया था, आलसी कहकर चिल्ला रहा था। अरे क्या, सच में? मतलब कि वो भूत हमारा आसपास ही घूम रहा है, वो इस तरह आलसी लोगों को पकड़ता है। सुब्बुडू इसलिए दुनिया छोड़ के चला गया। अरे हमें पता नहीं था, हमें बचाइए भैया। इसका एक ही तरीका है भाभी, कहते हैं कि भूत को मेहनत करने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, समझे आप? उस दिन सोमैया रामैया के साथ खेत पर गया। गंगम्मा सीतम्मा के साथ बर्तन मांजने और पिछवाड़े में गोबर उठाने बैठ गईं, लेकिन उन्हें काम करने की आदत नहीं थी। शाम तक वे बदन दर्द से कराहने लगे। उफ, मुझसे नहीं होगा जीजा जी।
इस काम से बेहतर तो उस भूत के हाथ में लाश बन जाऊं। मेरे कमर आकर गया है। हाँ जी, ये सीतम्मा मुझसे बहुत काम करवा रही है, मेरा हाथ भी फट गई है। उस रात फिर से रामैया ने घर का दरवाजा जोर जोर से पीटने लगे। इस घर से अभी भी आलसियों का गंध आ रही है। आज रात तुम दोनों की खैर नहीं। सोमैया और गंगम्मा डर के मारे थर थर कांपने लगे। रात भर सो नहीं पाए। सुबह होने से पहले ही सोमैया और गंगम्मा ने अपने बक्से बांध लिए। रामैया और सीतम्मा के जागने से पहले ही वे बाहर बैठ गए। रामैया बाहर आया। अरे साले साहब, इतना जल्दी उठ गया? अरे जीजा जी, अरे सीतम्मा, हमें गांव में राजा के पास काम है, इसलिए हमें अभी निकलना होगा। अभी जाओगे? 2 दिन और रुक जाते तो बहुत ही अच्छा होता। नहीं जी, हमारे पास समय नहीं है, गाड़ी मंगवाइए, हम चले जाएंगे। भैया कम से कम मांड तो पी कर जाइए। नहीं नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए, रास्ते के खर्च के लिए कुछ पैसा दे तो बस। रामैया ने अपनी हंसी रोकते हुए 10 रुपए दिए। दोनों जल्दी जल्दी गाड़ी में चढ़े और गांव छोड़कर भाग गए। गाड़ी ओझल होने तक वे पीछे मुड़ मुड़कर देखते रहे कि कहीं भूत फिर से तो नहीं आ रहा। उनके जाने के बाद रामैया और सीतम्मा खूब हंसे। देखा सीतम्मा, सर्दी के भूत के डर से कैसे भाग गया। हाँ जी, वैसे आपने भूत की एक्टिंग बहुत अच्छी की, मैं भी डर गई थी। असली रिश्तेदारों से पीछा छुड़ाने के लिए कुछ तो बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ेगा ना। अब हमारे पास लकड़ियाँ और चावल बच जाएगा और ये सर्दी बहुत ही मजे से कटेगा। उसके बाद दोनों खुशी खुशी अंगीठी के पास बैठे और बची हुई लकड़ियों की गर्मी से ठंड तापने लगे।